नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। कोरोना महामारी के कारण क्या देश में लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए? क्योंकि लॉकडाउन 2.0 3 मई को खत्म हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस बारे में मुख्यमंत्रियों से बात की। करीब 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की राय है कि लॉकडाउन को कुछ शर्तों और कुछ ढील के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। आज मैं इस सवाल का जवाब केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी जी से जानने की कोशिश करूंगी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आमने सामने में आपसे बात करके हमेशा मजा आता है क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन सबसे पहले मेरा जो आपसे सवाल है वो यही कि क्या इस लॉकडाउन को कोरोना की फाइट में और बढ़ाना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ लॉकडाउन बढ़ाने की इसलिए आवश्यकता है कि कोरोना का संक्रमण न फैले, और इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग अपने घर में रहें, घर के बाहर ना निकलें। और अगर इमरजेंसी में अगर हमको घर के बाहर निकलना पड़ेगा तो मास्क लगा कर निकलें, और आते जाते समय ऑफिस में या घर में अगर जाना पड़ा सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, कहीं भी अगर हम आवश्यक सुविधाओं में काम कर रहे हैं तो 2 व्यक्तियों के बीच में जो डिस्टेंस है कम से कम 1 मीटर का मेंटेन करें। दूसरा, जो हमारे उद्योग शुरू हो रहे एमएसएमई के और बाकी सब, उनको भी सरकार ने भी सूचना दी है कि वहाँ जो लोग आते हैं काम करने के लिए, उसमें एक चिंता करिए कि जो बस में आएंगे उसमें 25 लोग ही रहेंगे, ताकि एक डिस्टेंस मेंटेन किया जाएगा। और फूड एंड शेल्टर, इसके बारे में भी एक व्यवस्था निश्चित रूप से करनी पड़ेगी जी। तो लेकिन मेरा करनी पड़ेगी कि कोरोना का संक्रमण नहीं होगा जी। मेरा सवाल लाइव्स वर्सेस लाइवलीहुड के ऊपर है आपसे। क्या आपको लगता है जो आज प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों से बातचीत हुई और उसमें ये बात निकल के आई कि जो ग्रीन जोन है उनको खोलना चाहिए, तो 3 मई का डेट है, 3 मई को क्या आपको लगता है कि ग्रीन जोन्स को खोल दिया जाएगा? प्रधानमंत्री ऐसी कुछ डिसीजन ले सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जो डिसीजन ले सकते हैं उसके बारे में तो प्रधानमंत्री ही जानकारी दे सकेंगे। पर जहां तक मुझे लगता है कि उन्होंने मुख्यमंत्रियों से चर्चा की, और चर्चा करने के बाद सब देश में सभी लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद प्रधानमंत्री इसके बारे में उचित निर्णय करेंगे। मैं केवल आपको एक बात समझा रहा हूँ, यह कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। एक तरफ कोरोना के संक्रमण को बचाने के लिए लॉकडाउन भी आवश्यक है, दूसरी ओर बेरोजगारी, गरीबी और भूखमरी के कारण हमको इस प्रकार का लॉन्ग टर्म लॉकडाउन रखना भी अड़चन और समस्या का विषय बन सकता है। इसके बीच में से सभी मुख्यमंत्रियों से सलाह मशवरा करके हमारे प्रधानमंत्री निश्चित रूप से अच्छा मार्ग निकालकर उसकी घोषणा करेंगे, और उन्हीं के मुंह से वो घोषणा होगी। जहां तक हमने हमारे सुझाव प्रधानमंत्री को दिए हैं और प्रधानमंत्री इसका निर्णय जाहिर करेंगे। चलिए, तो क्या नितिन गडकरी का ये सुझाव है कि शर्तों के साथ ग्रीन जोन्स को खोल देना चाहिए? आपने कुछ ऐसा सुझाव दिया क्या प्रधानमंत्री को? देखिए, मैंने प्रधानमंत्री जी को क्या सुझाव दिया है, मैंने इसकी चर्चा तो मैं मीडिया में करूंगा नहीं, परंतु सरकार पर इस पर सीरियस कंसल्टेशन हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों से भी चर्चा की है। और ग्रास रूट और ग्राउंड लेवल पर जो रियलिटी है, जो समस्या भी है और प्रश्न है, ये इसके बारे में हमने ब्रीफिंग पीएमओ को रोज हम रिपोर्ट करते हैं, तो हमारे तरफ से हम यहाँ की जानकारी भी भेजते हैं। और मेरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी एप्रोप्रिएट समय पे एप्रोप्रिएट निर्णय करते हैं। आप देखिए कि अमेरिका में, जर्मनी में, स्पेन में, इटली में और यूके में जिस प्रकार से जो कोरोना का प्रभाव बढ़ा और जितना नुकसान हुआ, उस तुलना में प्रधानमंत्री ने सही समय पर निर्णय करने के कारण हिंदुस्तान को बचाने में वो यशस्वी हुए, ऐसा मुझे लगता है। तो एक बात बताइए कि कुछ जो आप लोग कह रहे हैं कि खोला जाना चाहिए, बिकॉज जो डिबेट अब देश में शुरू हो रहा है वो यही हो रहा है कि लाइव्स वर्सेस लाइवलीहुड, की जिंदगी बचाई जाए या काम बचाया जाए। क्योंकि अगर काम नहीं होगा, इकोनॉमी नहीं काम करेगी, तो फिर आज भूखमरी की समस्या अपने यहाँ सामने आएगी। लेकिन इसके साथ एक सवाल ये है कि अगर खोला जाए तो कैसे खोला जाए, क्योंकि बॉटलनेक्स बहुत दिख रहे हैं गडकरी जी।
प्लम्बर आपने अलाउ कर दिया, लेकिन दुकानें तो बंद है, वो बेचारा प्लम्बर जो है वो सामान कहाँ से लेके आएगा? मुझे लगता है कि ये विषय विवाद का नहीं है और ये कोई राजनीतिक बहस का भी नहीं है। ये दोनों बातों के बीच में से हमें ये समझता है कि अगर हम लॉकडाउन खोल देंगे लेंगे और लोग बाजार में आएंगे, स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर आएंगे, बस स्टेशन पर आएंगे, एयरपोर्ट पे आएंगे, तो हमारा हाल अमेरिका जैसा होगा। तो स्वाभाविक रूप से हमको धीरे धीरे ये सब बातों का विचार करना पड़ेगा। और एक तरफ ये जब हमारी चिंता है, उसमें दूसरी ये भी चिंता है कि अभी जैसे बहुत से लेबर है जिनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, हम कितने दिन लोगों को दे पाएंगे? और ये बेरोजगारी और गरीबी के कारण वहाँ लॉ एंड ऑर्डर के भी प्रश्न खड़े हो सकते हैं। हमारा देश कितना भी है तो भी आज ऐसी स्थिति नहीं है। बाकी जापान और अमेरिकन इकोनॉमी से हमारे देश की समस्याएं काफ़ी गंभीर है। तो मुझे लगता है कि बिटवीन द लाइन दोनों बातों में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। दोनों को बचाकर सभी राज्य सरकार और मुख्यमंत्री जी के सलाह के आधार पर प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर चिंतन करके और निश्चित रूप से सबका फीडबैक जो है हमने उनको दिया है, उसके ऊपर निर्णय करेंगे। और मैं आपके एक बात के लिए थोड़ा सा कहूंगा कि ये विवाद का विषय मत है। इसको दो मुद्दों को लेकर ये डिबेट करने का विषय नहीं है। अभी जैसे उदाहरण, आप स्टूडियो में बैठी है तो आपने स्टूडियो में कार्यक्रम करना और इसका लाइव करना ये भी आवश्यक है। दूसरी ओर स्टूडियो में आपने डिस्टेंस मेंटेन करना, साथ में किसी प्रकार का कोरोना का संक्रमण न हो इसके लिए 4-5 बातों की चिंता करना, और उसके बाद आपका कार्यक्रम और आपका स्टूडियो चलाना, दोनों का भी महत्व है, दोनों की भी मर्यादा है, दोनों की लिमिटेशंस है। और ये संभाल कर अभी एक अच्छी बात हुई है कि हमारा पूरा इंडियन कम्युनिटी बाय एंड लार्ज काफ़ी सेंसिटिव और रिस्पॉन्सिबल बनी है। कुछ एकट दुकट जगह पर ऐसा है कि आज भी लोगों में वो जिम्मेदारी का एहसास नहीं दिखता, पर बाय एंड लार्ज दिखता है। और ग्रामीण भाग में तो लोगों ने अपने रास्ते बंद करके रखे गांव के। और मैं अब नागपुर में हूँ, हमारे यहाँ नेशनल हाईवे के टोल नाके के ऊपर लोगों ने खाने की व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था करके लोगों को मदद भी कर रहे हैं। तो एक तरफ समाज की सेवा करने के लिए भी लोग आगे आ रहे हैं, और दूसरी ओर कोरोना न बढ़े इसके लिए चिंता करके उसके लिए उस प्रकार का व्यवहार भी कर रहे हैं। जी, तो ये दोनों बातें आपस में आवश्यक है, इसको ठीक चलाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं आपसे इसलिए इकोनॉमी के ऊपर सवाल कर रही हूँ गडकरी जी, क्योंकि मुझे पता है कि आप इकोनॉमी और देश की स्थिति और रूरल इंडिया को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो मेरा सवाल जुड़ा हुआ यही है एक, कि आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे देश की इकोनॉमिक स्थिति बहुत अच्छी है, मतलब हमारी स्थिति खराब नहीं है। लेकिन अगर आप इकोनॉमिस्ट्स को देखिए, आप जो पूरे वर्ल्ड के लोग कह रहे हैं कि भारत का जीडीपी जो है कोरोना के कारण नेगेटिव में चला जाएगा, तो ये दोनों बातों में विरोधाभास आपको नहीं दिख रहा? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से मजबूत है और अब इस समस्या का सामना कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी सच है कि निश्चित रूप से 1 महीना हमारा उद्योग व्यापार बंद होने के कारण इसका परिणाम भी है। अब जैसे मैं आपको और एक बात अच्छी बताऊंगा कि हमारे कोरोना की लड़ाई ये हमारी प्राथमिक लड़ाई है और ये लड़ाई हम जीतेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से निर्णय किया उचित समय पर, ये हम अच्छी तरह से ये लड़ाई जीतेंगे। पर उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसके बाद हमारी इकोनॉमिक वॉर शुरू होगी। अच्छा, इकोनॉमिक वॉर में केवल भारत नहीं है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। निगेटिव जीडीपी नहीं होगा तो कोरोना की लड़ाई खत्म होने के बाद 6 महीने के बाद तुरंत हमारा ट्रेंड्स पॉजिटिव होकर और बढ़ते जाएगा। क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए कि जापान के प्रधानमंत्री जी ने बहुत सेंसिटिव स्टेटमेंट किया है कि जापानी उद्योगपतियों की जो भी इन्वेस्टमेंट चाइना में है और उनकी इंडस्ट्री है, उन्होंने आउट ऑफ चाइना आने के लिए उन्होंने अपना बड़ा पैकेज जाहिर किया है सरकार का मदद करने के लिए। साथ में पूरे वर्ल्ड के देश, देखिए एक बात तो सच्चाई है कि चाइना धीरे धीरे एक सुपर इकोनॉमिक पावर बना और वर्ल्ड का पूरा जो कुछ माल जाता है वो चाइना से दुनिया में जाने लगा। टेक्नोलॉजी में चाइना आगे जाने लगा और अचानक अब पूरे विश्व में चाइना के प्रति हेट्रेट है। अभी अमेरिका से लेकर यूरोपियन कंट्रीज से लेकर सभी देश अब चाइना से आर्थिक व्यवहार नहीं करना चाहते। और ऐसे समय सेकंड ऑप्शन अगर विश्व के लिए कोई है
तो हिंदुस्तान है। जी। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। जी, तो ये मैं आपको आपत्ति बीच में टोक रही हूँ, है। गडकरी जी, मैं आपको हाँ। बीच में टोक रही हूँ। आप तो एक तरफ इधर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की बात कर रहे हैं, लेकिन चाइना से बिजनेस उठ के, वहां की इकोनॉमी उठ के हमारे देश में आए, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हमने तो सबसे पहले क्या किया, वहां हमने एक एफडीआई का रूल लाए हैं अभी बीच में, जिसमें कि हमने कहा कि हम बॉर्डर के जो हमारे देश हैं वहां के एफडीआई को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इसका क्या मतलब है? अदरवाइज हमने चाइना से एफडीआई आने को रोक दिया है। और दूसरी चीज, आपने कहा कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी कैसे है? आज की डेट में हमारे यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि जो चाइना से बिजनेस उठ के जा रहे हैं वो ज्यादातर बिजनेस वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ क्या बताइए, पिछले 1 महीने में कितने बिजनेसेस चाइना में जो थे वो उठ के इंडिया में आए? देखो, पहली बात तो ऐसी है कि 1 महीना ये जो लॉकडाउन का है इसमें इसका हिसाब नहीं हो सकता। और दूसरी बात, आज तक हिंदुस्तान के विकास में जो एफडीआई आया है वो चाइना के एफडीआई पर हम डिपेंड नहीं है। हमारा एफडीआई जो आया है वो मैक्सिमम यूएसए से आया है, वो इसका यूरोपियन कंट्रीज से आया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक बात समझ लीजिए कि हमारे यहाँ बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और चाइना ये सीमावर्ती देश है। बाकी भी जो देश छोटे छोटे वो श्रीलंका है, वो उसका विचार करने का कोई कारण नहीं। हमारा आज तक के इकोनॉमी में जो बूस्ट मिला है, जो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट आई है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट एमएसएमई में आई है, इंडस्ट्री में आई है, इनोवेशन में आई है, इसमें एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिए कि पूरे वर्ल्ड में हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर लीड कर रहे हैं। आज पूरे वर्ल्ड में सब जगह हमारी सॉफ्टवेयर कंपनियां बहुत अच्छा काम कर रही है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड एक्सपीरियंसेस तो हम नॉलेज कहते हैं, और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारा भविष्य है। और मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान में जितनी स्किल्ड मैन पावर है, हिंदुस्तान में रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, हिंदुस्तान में कानून और व्यवस्था की जो सुस्थिति है, हिंदुस्तान के प्रति जो पॉजिटिव आत्मविश्वास है, इन सब बातों को लेकर एक हम लोग इन लोगों के एफडीआई की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये यूरोपियन कंट्री, यूएसए और बाकी लोगों की बात कर रहे हैं। वो निश्चित रूप से हिंदुस्तान को डेस्टिनी करके प्रीफर करेंगे। और इसलिए हमारे डिपार्टमेंट में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैंने सभी एमएसएमई को लगातार मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, पिछले 15 दिन में मैंने 1.5 करोड़ लोगों से इंटरेक्शन किया है। कल मैंने वर्ल्ड के 50 यूनिवर्सिटी के जो टैलेंटेड स्कॉलर्स थे उनके साथ 6000 लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से चर्चा की से लेकर न्याय से लेकर एसोसिएशन से लेकर छोटे छोटे चेंबर्स तक, लेदर एसोसिएशन, प्लास्टिक एसोसिएशन तक मैंने चर्चा की। और मैंने उनको एक बात कही कि आप अच्छी टेक्नोलॉजी इस समय लाइए, ऐसे इनोवेशन पूरे वर्ल्ड के वो लाइए जो हमारा एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट कम हो, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट टेक्नोलॉजी लाई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं कि चाइना की लेबर कॉस्ट और हमारी लेबर कॉस्ट, स्किल मैन पावर सस्ती है, और इसलिए अब हांगकांग और वियतनाम की और कंबोडिया की बात आप, लेकिन क्या आपको लगता है कि मानता हूं कि उनसे ज्यादा हिंदुस्तान को एडवांटेज है और हम इसको आपत्ति को इष्टापत्ति में रूपांतरित कर सकते हैं। जी, मैंने समझा कि एक पॉलिसी मेकर ऐसे सोचेंगे और सोचना चाहिए भी, लेकिन क्या हमारी ब्यूरोक्रेसी इसके लिए तैयार है? जो जिस तरीके से इस चीज को आप कह रहे हैं और रख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी को बदलने की जरूरत है? देखिए, आप मुझे बताइए कि एक समय यूपीए के सरकार के समय 2 किलोमीटर तक नेशनल हाईवे आया था, वो 30 किलोमीटर नहीं हुआ। क्या आपने कभी एक्सपेक्ट किया था कि गंगा अविरल निर्मल बनेगी? इस समय के कुंभ में गंगा का मैक्सिमम काम हुआ, आपने देखा नहीं। क्या आपने, मैं जब बोलता था लोग मुझे हंसते थे, मुझे कहते थे कि कभी संभव नहीं हुआ। गंगा का जलमार्ग वाराणसी से हल्दिया तक और इलाहाबाद से वाराणसी तक पूरा हुआ, और आज वहाँ 200-250 लाख टन माल जा रहा है। क्या ये हुआ नहीं? क्या हमारे पोर्ट्स प्रॉफिट में नहीं आए? क्या हमारे यहाँ 100 नए एयरपोर्ट्स नहीं बने? क्या हमारे यहाँ एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली से मुंबई जैसे 22 एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं? आप बिल्कुल, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इस समय मार्केट में देश में लिक्विडिटी लाने की आवश्यकता है, और जो 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात प्रधानमंत्री ने की और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की, उसकी व्याख्या बनी है। बीच में हमें सभी डिपार्टमेंट का प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री जी के उपस्थिति में हुआ था।
हम सब लोग काम को लगे हैं। और जी। मैं आपको बताता हूँ, मैंने एमएसएमई मिनिस्ट्री में एक जॉइंट सेक्रेटरी को ये काम देकर पूरे राज्यों में जो जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उनके लिए 3 महीने में सभी क्लियरेंसेस कैसे मिलेंगे और वो इंडिया के लिए इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कैसे बनेंगे, इसके लिए हम खुद मॉनिटर करके पूरी मदद करेंगे। जी। बाद में ये जो एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली से मुंबई बना रहे हैं, इसके बाजू में हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की बात कर रहे हैं। एनएचआई इसके लिए हमने हमारे यहाँ ऑलरेडी प्रस्ताव आया, हम लोग अभी कैबिनेट को भेज रहे हैं कि हम लैंड एक्वायर करेंगे और वहाँ प्लास्टिक से लेकर केमिकल से लेकर इंडस्ट्रियल क्लस्टर खड़े करेंगे। जी। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट मेरा सवाल सब अपने प्लान किया है। जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि आप छोटे उद्योगों के मंत्री हैं, लेकिन एक और कहीं ना कहीं छोटी सी डिबेट शुरू हो गई है कि छोटे उद्योग खुलने चाहिए या बड़े उद्योग, क्योंकि बड़े उद्योग वाले भी यही कह रहे हैं कि हम भी इतनी ज्यादा रोजगार प्रदान करते हैं। तो क्या हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड कम फर्स्ट, द एमएसएमई और द बिग कॉर्पोरेट्स? देखो, पहली बात तो ऐसी है कि आप ये अब नए जातीयवादी अप्रोच को मत लीजिए, छोटे और बड़े ये कुछ नहीं। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में औरंगाबाद में बजाज का बड़ा यूनिट है। सरकार ने उनको अनुमति दी कि 20% लोगों को लेकर आप शुरू करिए, ये कंडीशन है। और छोटे और बड़े दोनों को भी कोरोना का संक्रमण नहीं होगा, इस प्रकार की कंडीशंस के आधार पर हमारे यहाँ परमिशन दी। अभी एनएचआई नेशनल हाईवे के सब काम हमने शुरू करने का आदेश दिए और जिनके कलेक्टर से बात कर रहे कि मैं हमको क्लियर करो, तो आप धीरे धीरे सब काम शुरू, उनके कैंप बना रहे हैं ताकि लेबर्स की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो। तो मुझे लगता है कि छोटे हो कि बड़े हो, रोजगार जो काम करने वाला बेरोजगारी गरीब युवक है, गरीब व्यक्ति है, उसका रोजगार अगर सुरक्षित होगा तो 2 समय का रोजी रोटी उसको मिलेगी, तो वो जी पाएगा। और इसलिए ऐसा कोई भेदभाव न करते हुए धीरे धीरे हमको नॉर्मलाइज करने की तरफ जाना है। उसी समय हम सबको ये मानसिकता बनानी पड़ेगी कि हम एक ऐसे लॉकडाउन में हैं कि हमको कोरोना का संक्रमण नहीं हो, इसके लिए चिंता भी करनी होगी। जो अब इकोनॉमी की तरफ देख रहे हैं, या आप जिसे कहते हैं कि इकोनॉमी की रिवाइवल की तरफ देख रहे हैं, उसमें 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं गडकरी जी। एक मजदूरों का पलायन और दूसरा एमएसएमई के लिए क्रेडिट फैसिलिटी और उनको कॉर्पोरेट गारंटी प्रोवाइड करना। क्या आपकी सरकार इन दोनों चीज़ों के लिए तैयार है? क्या वो मजदूरों के पलायन का कोई एक व्यापक प्लान बनाने वाली है कि उनको कैसे वापस लाया जाए, उनको किस तरीके से वापस इकोनॉमी में इन्वॉल्व किया जाए? और साथ ही जो छोटे उद्योग हैं जिनके आप मंत्री हैं, उनको क्या सरकार कोई गारंटी प्रोवाइड करेगी? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हमारे वित्त मंत्री जी ने, हमारे रिजर्व बैंक ने और भारत सरकार ने बहुत से निर्णय घोषित किए हैं। जैसे अभी कोई भी इंडस्ट्री है उसका वर्किंग कैपिटल 20% बढ़ाकर दिया है। 3 महीने के लिए उसको जो हाउसिंग से लेकर कार लोन से लेकर इंडस्ट्रियल लोन तक सब प्रकार के लोन के लिए 3 महीने का डिफर पेमेंट मिला है। इसके बाद में हमने और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की आपको पता होगा कि हम एमएसएमई में जो योजनाओं में फाइनेंस करते हैं, तो समझो 1 लाख करोड़ अभी हम लोग कर रहे हैं, तो भारत सरकार बैंकों को ये योजना देने के पहले हम 1.5% यानी 1500 करोड़ हम लोग इंश्योरेंस ट्रस्ट में जमा करते हैं और 1 लाख करोड़ में से 75% जो लोन होता है उसको इंश्योर करते हैं। अभी मैंने और ऐसी हमने वर्किंग कैपिटल के लिए भी, जैसे विशेष रूप से एमएसएमई के जो पेमेंट्स गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अंडरटेकिंग और मेजर इंडस्ट्री के पास अटके हुए हैं, उसको निकालने के लिए हम भी कोई स्कीम बना रहे हैं। बीच में हमारे यहाँ सिन्हा कमेटी रिजर्व बैंक ने अपॉइंट की थी, उन्होंने फंड्स ऑफ फंड्स का अनेक पर्याय सुझाए थे। फंड्स ऑफ फंड ने ऐसा है कि एमएसएमई में हम 10,000 करोड़ फाइनेंस ने क्लियर किया, अभी कैबिनेट में जा रहा है। वो ऐसी है कि भाई हम लोग जो अच्छी इंडस्ट्री है एमएसएमई जो एक्सपोर्ट करती है, जिनकी बैलेंस शीट अच्छी है, जीएसटी भरते हैं, जो जिनका रेटिंग AAA है, वो अगर कैपिटल मार्केट में जाके अगर अपने लिए इक्विटी खड़ी करेंगे तो 15% इक्विटी भारत सरकार की ओर से हम उनको देंगे। तो हम उनके साथ हमने उनके लोन को इंश्योर्ड भी किया है ताकि बैंक को रिस्क उठाने की कोई इसमें स्थिति नहीं है। और इसके साथ साथ हम पूरी तरह वर्किंग कैपिटल से लेकर एमएसएमई के पीछे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, आपके पास ये बात शायद आई नहीं होगी, मैंने पार्लियामेंट में जवाब दिया था कि हमने 31 मार्च तक 6 लाख एमएसएमई को रिस्ट्रक्चर किया है बैंकों ने, और अब वे लिमिट बढ़ाकर 31 मार्च की बढ़ाकर हमने 31 दिसंबर तक किया है।
और मुझे लगता है कि कम से कम देश में 25 लाख एमएसएमई को हम रिस्ट्रक्चर करेंगे ताकि उनको फिर से वो काम कर सकेंगे। हम इस संकट में पूरी तरह एमएसएमई इंडस्ट्री के पीछे खड़े हैं। भारत सरकार ने इसके लिए जितना कुछ हो सकता है उतने पैकेजेस भी दिए, और मैंने अभी जितनी समस्याएं मुझे फीडबैक मिला कि प्रैक्टिकल ग्रास रूट पर क्या प्रॉब्लम है, मैंने ये पूरे निर्मला जी को और प्रधानमंत्री जी को अपने तरफ से पूरे भेजे हैं। और रिजर्व बैंक के गवर्नर प्रोएक्टिव है। जो समस्या एमएसएमई को आ रही है वो है जीएसटी की। तो क्या आप कुछ ऐसी आप देख रहे हैं कि सरकार जीएसटी के ऊपर एमएसएमई को खास करके, और जो खास करके सबसे ज्यादा प्रभावित जो सेक्टर्स हैं, उनको क्या जीएसटी की राहत मिलेगी? देखिए, मैं तो पहले बार आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हम एज ए स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एमएसएमई और लेबर, सबको मिलकर हमको सबकी भूमिका में जाना पड़ेगा। जैसे इंडस्ट्री प्रॉब्लम फेस कर रही है वैसे स्टेट गवर्नमेंट भी फेस कर रहे हैं और भारत सरकार भी कर रहे हैं। सबका नुकसान हुआ है, सबका रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है, और इस समय हमारी नीति यही है कि हमको सब स्टेक होल्डर्स को प्रोटेक्ट करना है और सबको सर्वाइव करना है। हम ऐसा कोई निर्णय नहीं कर सकते कि कल बैंक भी कठिन स्थिति से जा रही है पर बैंक मदद कर रही है, रिजर्व बैंक मदद कर रही है, भारत सरकार भी मदद कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी मदद कर रहा है। अब किसी ने मुझे कहा जापान ने अपने जीडीपी के 12% पैकेज में दिए। अब जापान की इकोनॉमी अमेरिका की इकोनॉमी और इंडिया की तुलना नहीं हो सकती, फिर भी हमारे इकोनॉमी में कठिनाई होने के बाद भी हम जिस प्रकार से उद्योगों के पीछे सरकार खड़ी है, हम लगातार निर्णय कर रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं। हम उनको सर्वाइव होने में भी मदद करेंगे, आगे जाने में भी मदद करेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, इंपोर्ट कम करेंगे, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट लाएंगे, रोजगार का निर्माण करेंगे और ग्रोथ रेट को भी बढ़ाएंगे। ये निश्चित रूप से 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। गडकरी जी, सारे स्टेक होल्डर्स को ठीक करने में के लिए तो फिर हेलीकॉप्टर मनी की जरूरत पड़ेगी। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी तरफ भी देख सकती है? हेलीकॉप्टर मनी आप समझते हैं कि आप अपने जीडीपी से ज्यादा कुछ पैसे प्रिंट करें और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करें? मुझे लगता है कि आज की वर्तमान स्थिति में रिजर्व बैंक के पास काफी बड़े प्रमाण पर डिपॉजिट्स भी है और रिजर्व बैंक ने बैंकों को बहुत कम रेट में काफी बड़ा कैपिटल अवेलेबल करके दिया है। इसके बारे में रिजर्व बैंक का एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है। रिजर्व बैंक लगातार बैंकों को मदद कर रही है और बैंक इंडस्ट्री को मदद कर रहे हैं, और इंडस्ट्री शुरू रहने के कारण लेबर का सबका इसमें प्रोटेक्शन हो रहा है। मुझे लगता है ये एक सर्कल है और ये निश्चित रूप से पूरा चलेगा, और जैसे ही कोरोना की वॉर समाप्त होगी हम इकोनॉमिक वॉर लड़ेंगे और इसमें जीतेंगे। मैं आपको एक बात बहुत अच्छी बताता हूँ। मैं जब यंग स्टूडेंट लीडर था तो हम चुनाव हारते थे, तो रिचर्ड निक्सन की एक ऑटोबायोग्राफी हमें पढ़ने के लिए मिली थी, और उसमें उस समय वॉशिंगटन में वाटर गेट के कारण उन्होंने रिजाइन किया था और उनको एक एरिया में रहने के लिए भी लोग विरोध कर रहे थे। तब उन्होंने अपनी जीवनी लिखी थी, उसमें एक अच्छा वाक्य था, द मैन इज नॉट फिनिश्ड व्हेन ही इज डिफीटेड बट ही इज व्हेन ही क्विट्स। कोई भी व्यक्ति युद्ध हारने के बाद समाप्त नहीं होता, जब युद्धभूमि छोड़कर भाग जाता है तब समाप्त होता है। चलिए, मुझे लगता है कि हम लोग लड़ेंगे। चलिए, इस नोट पर हम इस कार्यक्रम को यही खत्म करते हैं। नितिन गडकरी जी, हमसे आमने सामने में बात करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।